हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकल्ला। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो सेकंड टेस्ट मैच होने वाला है उसकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कौन कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। आपको मदद मिलेगी अगर आप किसी फैंटेसी लीग में अपनी टीम वगैरह बना रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया का जो फर्स्ट टेस्ट मैच था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बता दें कि भाई इंडिया ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी, 188 रन से जीते। और भाई एक आसान ही जीत थी क्योंकि बहुत डोमिनेट करके भारत खेली थी। क्यों भाई, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी टीम इंडिया ने और हर डिपार्टमेंट में आउटप्लेड कर दिया बांग्लादेश को। और सबसे बड़ी बात इस जीत की ये रही कि एक दो प्लेयरों की परफॉर्मेंस नहीं आ पाई इसमें, बाकी सबको क्रेडिट जाता है। सबने खेल दिखाया, मौका आने पे सबने परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल भाई, एक पूरा टीम गेम था ये और टीम मैच था, इसीलिए भाई भारत बहुत आसानी से जीता। बॉलर्स ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करी और बैटर्स जो थे उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। तो अब सीधा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई टीम क्या होने वाली है अगले टेस्ट मैच में जो 22 तारीख से खेला जाने वाला है। खैर, आपके हिसाब से क्या टीम रहेगी, पहले बैटर्स के डिस्कस कर लेते हैं। बैट्समैन में मेरे ख्याल से कोई चेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए, बैटिंग में कोई चेंज होने वाला नहीं है। इनफैक्ट पूरी टीम ही सेम होने वाली है मेरे हिसाब से। कोई भी चेंजेस करना नहीं चाहेंगे क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन था और कैप्टन नए हैं हमारे, अभी इमरजेंसी वाले कैप्टन चल रहे हैं राहुल। बस थोड़ा सा मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उनकी अप्रोच क्या रहती है। पिछले मैच से पहले उन्होंने ये बोला था, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में, कि हमारे को अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी है, हमें थोड़ा सा डोमिनेटिंग करके टेस्ट मैच खेलना है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। राहुल की कैप्टनसी भी अटैकिंग नहीं लगी मेरे को और ना ही उनकी बैटिंग अप्रोच अटैकिंग थी। हाँ, बैटिंग का तो खैर इनका इशू चल ही रहा है बहुत दिनों से और ये देख ही रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और बात वो भी नहीं है, बात है कि एक ही तरीके से वो बार बार आउट हो रहे हैं, चाहे वनडे हो, T20 हो या टेस्ट मैचेस हो। वो ही समझिए वो एक शेल में चले गए हैं, मतलब कि वो डर के खेल रहे हैं। उनके ऊपर साफ झलकता है कि प्रेशर है, उन्हें स्कोर करना है और एज ए कैप्टन तो वो और ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं। तो लेकिन मैं कुछ नहीं समझता, जो बांग्लादेश जैसी कंडीशन में भी आप फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट में ऐसे आउट हो जा रहे हो, तो फिर मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में, आपकी तैयारी में कमी है। बिल्कुल यार, हाँ ये तो खैर दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा डर के खेल रहे हैं। खैर, अब उनकी प्रैक्टिस में कमी है या उनके मानसिक स्तर में थोड़ी सी कमी है, वो तो देखना होगा। तो एक ओपनर तो भाई कंफर्म है, केएल राहुल होंगे ही होंगे क्योंकि कैप्टन भी है, तो वे तो ड्रॉप होने वाले हैं नहीं। खैर, दूसरे जो ओपनर है शुभमन गिल, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। जब जब उन्हें मौके मिले हैं उन्होंने भाई बैटिंग बहुत बढ़िया करी है। और जो पहला टेस्ट मैच था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, उसमें उन्होंने 100 मारी थी, सेंचुरी की थी, पहली सेंचुरी थी उनकी। लेकिन बहुत बढ़िया बैट्समैन है, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी स्किल्स को यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। और टेस्ट मैच को जहाँ कहा जाता है कि वो सबसे ऊपर है उसका लेवल, कि आदमी का पता चलता है कि अग्नि परीक्षा होती है बैटर्स और बॉलर्स की, तो उन्होंने इस ऑप्टिमम लेवल पे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देके दिल खुश कर दिया है भाई साहब। बिल्कुल यार, नाम ही टेस्ट है तो भाई साहब टेस्ट ही होता है टेस्ट मैच में। तो खैर, जो फर्स्ट डाउन आने वाले हैं वो भाई साहब द वॉल जो अभी करंट इरा के चल रहे हैं भारत की तरफ से, चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने भाई साहब बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली थी पूरे टेस्ट मैच में। दोनों इनिंग्स में, एक में 90 और दूसरे में सेंचुरी मारी थी, अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी। तो अब तो मैं कह रहा हूं कि भाई वो मारने के मूड में भी नजर आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने दोनों तरह का खेल दिखा दिया है कि पहले जो उन्होंने 90 किए थे वो 203 बॉल में किए थे, और सेकंड इनिंग्स में उन्होंने दिखा दिया कि वो कितनी तेज भी खेल सकते हैं। तो 131 बॉलों में उन्होंने 100 कर दी थी। तो उनके स्टैंडर्ड से तो वो बहुत ऊपर थी और जैसा वो उनका खेल है उन्होंने दिखा दिया कि उनमें भी ढलने की परिस्थिति अनुसार ढलने की उनमें पूरी क्षमता है। बिल्कुल भाई, तो वो तो कंफर्म है। उसके बाद भाई सेकंड डाउन आते हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली फर्स्ट टेस्ट मैच में कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, जल्दी आउट हो गए थे फर्स्ट इनिंग में तो। लेकिन सेकंड इनिंग में वो पुजारा के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी 75 रन्स की, लेकिन वो नॉट आउट भी रहे। हालांकि रन उन्होंने 20-22 ही मारे, लेकिन तब भी भाई वो तो कोहली तो ड्रॉप होने वाले हैं नहीं ना, वो ड्रॉप करना उन्हें कहीं से भी बनता है। देखिए, वो नंबर 1 इंडिया की क्या कहूंगा, वर्ल्ड के नंबर 1 में से एक है आज की डेट में जो बैटर चल रहे हैं। और ऐसे रिकॉर्ड उनके बयान करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो तो एक जस्ट टाइम, मैटर ऑफ टाइम है कि वो बड़ा स्कोर कभी भी कर देंगे। और जिस
कॉन्फिडेंस लेवल से वो खेलते हैं, तो वो तो अविश्वसनीय है। वो मतलब इसमें कोई कैपेबिलिटी वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, उन पे ज्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है भाई। उसके बाद जो आते हैं वो टेस्ट मैच में अब जो डोमिनेट कर रहे हैं, जिस तरीके से खेल रहे हैं भाई साहब, मैं उनका खैर T20 और वनडे में तो समर्थक बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन भाई साहब टेस्ट मैच की जब बात आती है तो मैं उनका कद बहुत ऊंचा पाता हूं। वो है ऋषभ पंत, विकेट कीपर। और उन्होंने बैटिंग के साथ साथ अपनी जो कीपिंग की स्किल्स है उनमें बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, मतलब बहुत ज्यादा वो इम्प्रूव्ड कीपर नजर आते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। और वो जो अपना उनका इंटेंट है वो पूरे मैच पे उनका बनाए रखते हैं और आते ही डोमिनेट करके जो वो खेलते हैं भाई साहब, किसी भी टेस्ट मैच को कितनी भी फंसी हुई कंडीशंस हो, लेकिन भाई बंदा उबार देता है, निकाल देता है, ये इसकी बहुत बड़ी प्रशंसा है। फर्स्ट इनिंग में ऐसा उन्होंने इस बार करके दिखाया है। बिल्कुल भाई, वो जो टाइम था वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था, पहला ही दिन था और भाई साहब फंसे हुए खेल रहे थे दोनों ओपनर्स। और उसके बाद जब वो आए 2 विकेट गिर गए थे जल्दी जल्दी, बड़ी बड़ी विकेट्स, आप समझो कोहली आउट हो गए, उसके बाद क्या नाम है शुभमन गिल आउट हो गए, तीसरी विकेट राहुल आउट हो गए। और उसके बाद भाई साहब जो आके उन्होंने डोमिनेट करके रन मारे, वो 45 ही रन थे, 45-46 ही रन बनाए, लेकिन बहुत ही असरदार उसका जो इम्पैक्ट है पूरे टेस्ट मैच में रहा भाई साहब। पहला दिन उन्होंने जो है वो सेशन उन्होंने डोमिनेट उसके बाद पुजारा तो बॉल है ही है, उसके साथ अय्यर ने जो ये टीज में आउट हुए, हाँ, और मतलब टीम का जो टोटल है वो सेट कर दिया, 400 से ऊपर पहुंचा दिया। तो वहीं पे इंडिया 50% जीत वहीं पे कंफर्म हो गई थी कि भाई अब इंडिया यहाँ से मैच हार तो नहीं सकती 400 रन बना के फर्स्ट इनिंग में। और फिर इतनी शानदार बॉलिंग हुई, 150 पे वो समेट दिए गए, तो फिर वहां से इंडिया ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। और फिर वो लास्ट बिल्कुल में आपने देख ही लिया कि जीती गई, एक तरफा जीत हो गई। इनिंग को मतलब दरकिनार नहीं कर सकते। उसके बाद भाई जो श्रेयस अय्यर की बैटिंग आती है, और श्रेयस अय्यर ने भी भैया फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा खेल दिखाया था। हालांकि उनकी बहुत सारी कैचेस भी छूटी थी, एक बार तो बोल्ड होके भी भाई साहब वो गिल्लियां नहीं गिरी थी, तो लक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन सेंचुरी तो नहीं बना पाए, लेकिन 80-80 प्लस रन उन्होंने किए थे। 86 रन किए थे उन्होंने, और उन्होंने भी टेम्परामेंट दिखाया। 192 बॉल खेली फर्स्ट इनिंग में, जहां पर दरकार थी कि आप बस पिच पर सो जाओ, आपको विकेट नहीं देनी है, रन तो अपने आप आ जाएंगे। बस थोड़ा सा उनकी जो कमी है शॉर्ट बॉल वाली, उसको कंसीडर करते हुए थोड़ी सी उनको मेहनत करनी है। लेकिन मैं नहीं कहीं भी मानता हूं कि श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी है वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। उसके बाद भाई आते हैं बैटिंग करने अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल ने बैटिंग से तो चलो इतना नहीं कर पाए थे, लेकिन बॉलिंग से सेकंड इनिंग में जबरदस्त बॉलिंग करी भाई साहब। और मैच विनिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका भी पूरा भाई टीम के सभी लगभग सभी प्लेयर्स ने मैच जिताने में योगदान दिया था। तो अक्षर पटेल की बॉलिंग सेकंड इनिंग में बहुत अच्छी रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्षर पटेल को भी ड्रॉप नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 8-9 ओवर किए थे, 1 रन दिया, 1 विकेट लिया था, सॉरी। सेकंड इनिंग में वो डिसाइसिव रहे, 4 विकेट उन्होंने लिए, और ऐसे टाइम पे वो विकेट लिए कि उनकी बॉलिंग उस पिच को सूट कर रही थी। जहां कुलदीप यादव ने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट लिए थे, सेकंड इनिंग में कुलदीप यादव की बॉल पिच इतनी स्लो थी कि वो जा ही नहीं रही थी, ग्रिप भी नहीं हो पा रही थी, वो पेस ही नहीं मिल पा रहा था कि बैट्समैन को वो बीट तो करा देते थे, लेकिन वो शॉट गलत खिलवा दे। तो वहां पे अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में 2 विकेट भी निकाले थे, और अक्षर पटेल की वजह से वो मैच हम वहां जीते हैं इतनी आसानी से। नहीं तो एक टाइम जब 100+ पार्टनरशिप बांग्लादेश की हो गई थी, तो लग रहा था कि मैच कहीं शायद फंस तो नहीं गया, ये हम मतलब कि डिक्लेयर करके कहीं गलती तो नहीं कर बैठे। तो वहां 1% ऐसा उम्मीद आ गई थी कि हल्का सा क्रिकेट बट वाला गेम है, लेकिन अक्षर पटेल ने दिखाया कि उनकी क्लास क्या है, और बैटिंग से भी वो करते हैं और फील्डर भी अच्छे ही हैं। बिल्कुल। उसके बाद भाई आएंगे रविचंद्रन अश्विन। तो भाई जैसा कि हमने कहा था कि रविचंद्रन अश्विन 50 तो मारेंगे ही, तो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 50 मारी। और बॉलिंग में तो देखो उन्हें, हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिली फर्स्ट टेस्ट में, लेकिन मैं कहीं से कहीं तक भी नहीं मान रहा हूं कि इस टाइम तो सबसे बड़े बॉलर है भारत के पास टेस्ट मैचेस में, इसमें मुझे तो कोई डाउट है नहीं। तो वो ड्रॉप मेरे ख्याल से तो उन्हें करने की बड़ी गलती करेगा नहीं। ड्रॉप तो मैं कह नहीं रहा हूं कि वो होने चाहिए, कैपेबिलिटी है उनमें, लेकिन मैं उनकी बॉलिंग में वो धार नहीं देख पा रहा हूं अब कुछ दिनों से कि जो होनी चाहिए। एक वो प्रीमियर स्पिनर है इंडिया के, और ऐसा उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया, इतने विकेट्स लिए और बल्लेबाजों को कहीं भी फंसा लेते हैं।
नहीं, एक ही मैच में हुआ है, मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं, लास्ट टाइम कई बार ऐसा हुआ है। नहीं, आप रिकॉर्ड देखो, हाँ, बिल्कुल देखो, कोई इशू नहीं है कि भारत में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और सबसे बड़े बॉलर रहे हैं। मेरा मानना ये अभी भी है कि भाई अनिल कुंबले के बाद अगर बड़ा मैच विनर कोई भारत को बॉलर मिला है तो वो नो डाउट रविचंद्रन अश्विन ही है। और मैं तो हरभजन के साथ जाना चाहूंगा, अनिल कुंबले के बाद हरभजन को मैं मानता हूँ। नहीं, हरभजन से ज्यादा विकेट ले रखे हैं, उसमें कोई डाउट बेशक विकेट ले रखे हैं, लेकिन हरभजन सिंह बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल खत्म से हो गए थे। नहीं तो हरभजन ने थ्रू आउट कैरियर बहुत अच्छी बॉलिंग चल रहा है ना, वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं तो आपको कहीं से भी रिकॉर्ड्स बताएंगे वो तो। खैर दोस्तों, आप भी कमेंट में बताना हमें कि कौन ज्यादा सही है। खैर बात करते हैं अब जो अगले बॉलर आएंगे, तो वो मेरे ख्याल से नो डाउट स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो कुलदीप यादव को खिलाने ही जाएंगे, खेलने वाले हैं। और उन्होंने प्रोमिसिंग कैरियर जितना भी उनका हुआ है उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। बढ़िया बॉलर है, मतलब कि मेरा ये मानना है कि वो दिन के बॉलर हैं, और जो आप कंडीशन फेवरेबल हैं स्पिन बॉलिंग के लिए तो वो सबसे खतरनाक साबित होंगे। और जो नहीं है तो फिर वो लेग स्पिनर है, थोड़ा सा एक दो लूज बॉल ओवर में डाल देते हैं, तो टेस्ट मैच में तो वो खिलाने बनते हैं। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ इस चीज को। हाँ, मानने लगे अभी भाई, नहीं तो एक दिन बहस हुई थी हमारी और वो वीडियो भी पड़ी है कुलदीप यादव पे कि भाई वो खेलने चाहिए, लेकिन वो खेलेंगे अश्विन और जडेजा और अक्षर पटेल के बाद के ही स्लॉट कोई मतलब बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा, और ऐसा ही होता है और अब आगे भी ऐसा ही होने वाला है। होता तो आया होगा, लेकिन अब आ गए हैं भाई साहब, वो वापसी कर गए हैं टेस्ट मैचेस में और अब सबको लात मार के आगे रहेंगे। देखिए वो तो पता चल जाएगा जब इंडिया खेलेगी अपने होम ग्राउंड पे, तो पता चल जाएगा कि अक्षर और जडेजा फिट होकर जाते तो उनको तरजीह दी जाती है, कुलदीप को खिलाया जाता है। बिल्कुल देनी चाहिए, मेरा मानना ये है। खैर उसके बाद भाई जो बॉलर्स में, और हाँ कुलदीप यादव ने बैटिंग भी अच्छी करी थी भाई, 40 रन मारे थे फर्स्ट इनिंग में, तो बहुत अच्छा योगदान था उनका भी। और फील्डिंग में भी एक मिसफील्ड उन्होंने की थी, उसके अलावा उन्होंने बहुत बढ़िया फील्डिंग भी की, थोड़ा डाइव वाई भी मार के बॉल वो रोक रहे हैं, तो वो चीज अच्छी लग रही है देखने में कि वो कमिटमेंट आ रही है। उसके बाद भाई उमेश यादव आने वाले हैं, जो फास्ट बॉलर्स खिलाए जाएंगे, तो 2 फास्ट बॉलर्स रहने वाले हैं, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज। तो उमेश यादव का भाई साहब बॉलिंग अच्छा स्पेल रहा था, बहुत बढ़िया उन्होंने बॉलिंग करी थी, कसी हुई, और तेज तो वो करते ही हैं, और भाई साहब स्किलफुल बॉलर मुझे तो बहुत ज्यादा लगते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि उन्हें ड्रॉप करा जाएगा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच जिताने में उन्होंने भी योगदान दिया था। देखिए उमेश यादव के बारे में भी मेरा यही कहने वाला है कि उनके पास वैरायटी भी है, उनके पास अच्छी पेस भी है और बाउंस भी उनको अच्छा मिलता है, और अच्छे बॉलर भी हैं वो, लेकिन थोड़ा लक फेवर नहीं रहा है उनका थ्रू आउट द कैरियर। या तो वो टीम में बड़े उनसे जो बैटर बॉलर्स हैं उनकी वजह से बाहर रहे हैं, और जब वो कभी टीम में आए तो वो चीज नहीं ला पाते वो जो जिसके वो हकदार है, जितना उनमें टैलेंट है। जैसा कि मैं राहुल को मानता हूं कि उन्होंने अपने टैलेंट के अंडर परफॉर्म किया है, तो ऐसे ही मैं उमेश यादव को बॉलर्स में मानता हूं कि वो थोड़ा टैलेंट उनमें ज्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी परफॉर्मेंस में। मेन बात यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन भाई इसके उलट मोहम्मद सिराज भाई साहब, उनकी बॉलिंग में बहुत ही ज्यादा धार नजर आ रही है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग वो करने लगे हैं और एक मैच्योर बॉलर की तरह बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कोई डाउट नहीं मान रहा हूं कि आज की डेट में और जो कोई उभरता बॉलर है और वो दिख रहा है कि भविष्य में खेलेगा, तो वो मोहम्मद सिराज है। बल्कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतने निखर के आ जाएंगे। शामी बुमराह को पीछे छोड़ के और भुवनेश्वर के साथ भी अगर उनका कंपैरिजन करें तो मैं कहूंगा गलत नहीं होगा। दीपक चहर के साथ भी करेंगे तो उनसे भी ऊपर ही बैठ रहे हो। तो उन्होंने जो ये 4-5 बॉलर है उनमें सबसे ऊपर अपनी वैल्यू रखते हुए उन्होंने थर्ड में बॉलर आज की डेट में गिनता हूं। ईशांत शर्मा का कैरियर मुझे लग रहा है कि खत्म है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसे बॉलर हैं वो कि उन्होंने ये करके दिखाया है कि यार जो आप मेहनत कर रहे हैं और आप लगातार कंसिस्टेंसी से ये कर रहे हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं, जब उन्हें मौका मिलता है आपको वो कभी भी आराम करते हुए नहीं दिखेंगे कि भाई वो आराम पे है या छुट्टी पे है या कुछ है। भाई उन्होंने करके दिखाया, उस चीज का उनको मिला है फल। बिल्कुल मेरा ये मानना है कि वो आने वाले इंडिया के फास्ट बॉलिंग में एक परफेक्ट मेन बॉलर रहेंगे। अंडर 11 में वो खेलेंगे ही खेलेंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त खैर उनकी बॉलिंग रही है। तो भाई ये हमारे हिसाब से इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 होने वाली है। और जो हम बात करें कि 4 प्लेयर कौन से ऐसे हैं या 5 प्लेयर जो इंडिया की टीम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और खूब सारा पैसा कमा सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि बैटिंग में आप चेतेश्वर पुजारा के साथ जरूर जाइए क्योंकि वो बहुत रन करने वाले हैं। उसके बाद
शुभमन गिल भी है, वो भी अपनी विकेट बड़ी आसानी से देने वाला नहीं है और कॉम्पैक्ट प्लेयर है और वो मतलब कि बाउंड्री को देखते हैं, रन बनाने के लिए चलते हैं। तो बैटिंग में तो मैं ये दो मानता हूँ। ऑलराउंडर में आए तो अश्विन और अक्सर बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। और आप विकेट कीपर के लिहाज से देखें तो पंत भी कोई बुरे नहीं है, वो रन भी करेंगे और कैचेस वगैरह स्टंपिंग वगैरह भी वो कर ही रहे हैं। और बॉलिंग में आप पर जो देखना चाहे तो ऑलराउंडर में से आपने ले लिया। फास्ट बॉलर्स में से मैं देख रहा हूँ कि सिराज ऐसा काम कर सकते हैं और कुलदीप भी मैच विनर हो सकते हैं। अब थोड़ा बांग्लादेश की प्लेइंग 11 पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए बांग्लादेश की भी प्लेइंग 11 में कुछ ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। बैटिंग की बात करें तो वो जो ओपनर है हसन जाकिर हसन, उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की है और की थी भाई। हाँ, और वो भी एक इम्पैक्टफुल प्लेयर होने वाले हैं सेकंड इनिंग में। उनकी टेक्निक अच्छी है, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है, बिल्कुल वो डिसाइसिव क्रिकेट खेलते हैं। वो भी शांतो भी अच्छे हैं और शांतो भी ओपनिंग में उन्होंने भी 60-70 रन किए थे, तो वो नो डाउट उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साकिब ने 84 रन किए थे सेकंड इनिंग में, वो बहुत बड़े स्कोर में मानते हैं। उन्होंने लेकर चल रहे थे कि आर्या पार की लड़ाई थी उनकी तरफ से, तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया, वो तो ऑलराउंड करते ही हमेशा बांग्लादेश के लिए बहुत पिछले 15-20 साल से सर्व कर ही रहे हैं। उसके बाद बॉलिंग में मैं मानूं इबादत हुसैन फास्ट बॉलर में सबसे बढ़िया मैं मान रहा हूं कि अच्छी लाइन लेंथ है, हार्ड लेंथ उनकी आती है। बिल्कुल। और ताइजुल तस्कीन उतने अच्छे हाँ, कर नहीं रहे हैं, थोड़ा फिटनेस का इशू है, वो नहीं इस वजह से है, फिट नहीं है। बाकी हसन मिराज वो बहुत बढ़िया इंपैक्टफुल प्लेयर होने वाले हैं बैट और बल्ले से। और उनके स्पिनर हालांकि थोड़ा सा वो रन तो उन्होंने ज्यादा दिए, लेकिन वो फिर भी विकेट्स उन्होंने ली है, ताइजुल इस्लाम। तो ये उनके स्टार प्लेयर्स बांग्लादेश के भी होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटन दास की बैटिंग टेक्निक बहुत जबरदस्त है, तो लिटन दास को आप अपनी टीम में मेरे ख्याल से एज अ बैट्समैन तो जरूर रख सकते हैं। बिल्कुल रखने लायक है। बहुत अच्छे बैट्समैन है। और शाकिब उल हसन इनके मैं तो हर फॉर्मेट में उन पे जाऊंगा, क्योंकि वो बैट्समैन भी बहुत जबरदस्त है और भाई बॉलर ग्रेट ऑलराउंडर्स में नंबर 1 ऑलराउंडर की रैंकिंग में भी रहे हैं। बिल्कुल। तो यही कुछ इम्पैक्ट प्लेयर्स आप बांग्लादेश की तरफ से भी अगर लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं अपनी टीम में। खैर ये हमारा एनालिसिस था, ये हमारे प्रोबेबल प्लेइंग 11 का डिस्कशन था। आपको कैसे ये बातचीत लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को यार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।